स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास चैप्टर 3 कक्षा 11वीं के बारे में। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, चेंजिंग कल्चर्स ट्रेडिशंस के बारे में। तो ये थीम पूरी देखेंगे हम। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि शहरों के बारे में, एंशियंट ग्रीक के बारे में, रोमन एम्पायर के बारे में, मिडल एजिस यानी कि मध्यकाल के बारे में, और आधुनिक काल उसके बाद जो कैसे उभरा के बारे में। शहर राज्य जैसे स्पार्टन्स, एथेंस, उनके बारे में बात करेंगे। दर्शन शास्त्र, गणित, विज्ञान में योगदान किस प्रकार मिला, संस्कृति और वास्तुकला के लिए ये शहर जाने जाते हैं, इन सब के लिए बात करेंगे। रोमन साम्राज्य के बात करेंगे। रोमन साम्राज्य अपने ज्ञान और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। बड़े बड़े शहर थे इसमें, जैसे रोम और नेपल्स। अब अगली बात करें फ्यूडलिज्म की। तो फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद की बात होती है। सामंतवाद की शुरुआत, शहरों का पतन, शिक्षा में गिरावट, व्यापार कम हो गया था, और 3 वर्गों की इसमें बात होगी। अगला अगर हम देखें तो नगरों का पुनरुत्थान, व्यापार विकसित हुआ, ज्ञान में वृद्धि हुई, आविष्कार हुई और खोजें हुई, इनके बारे में हम बात करेंगे। अगली स्लाइड में हम देखें तो इसमें देखेंगे हम स्रोत यानी कि सोर्सेस कौन कौन से हैं इसके। इटली में पुनर्जागरण और इसका कारण क्या था। विश्वविद्यालय और मानवतावाद। अरबों का योगदान यानी कि जो अरब लोग थे उनका योगदान विज्ञान और दर्शन की तरफ से क्या था। कला और वास्तुकला के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्रोत के बारे में यानी कि सोर्सेज के बारे में, तो प्रिंटेड बुक्स और डॉक्यूमेंट यानी कि जो मुद्रित पुस्तिकाएं थी, जो छपी हुई पुस्तिकाएं थी, उनके बारे में बात हो रही है। वस्त्र यानी कि टेक्सटाइल के बारे में, भवन यानी कि बिल्डिंग के बारे में, चित्र यानी पेंटिंग, मूर्ति यानी कि मूर्तिकला यानी कि स्कल्पचर के बारे में बात हो रही है। तो बात करें सबसे पहले लियोपोल्ड वॉन रांके की। लियोपोल्ड वॉन रांके इतिहासकार की प्राथमिक चिंता सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का उपयोग करके राज्य और राजनीति के बारे में लिखते थे ये। आगे हम बात करें जैकब बर्कहार्ट की। तो इतिहास का संस्कृति से उतना ही संबंध था जितना राजनीति से साहित्य का। इनका कहना था कि इतिहास का संस्कृति से उतना ही संबंध था जितना राजनीति से साहित्य का। वास्तुकला और चित्रकला की ओर ध्यान इटली में मानवतावाद संस्कृति को दर्शाया गया है। आगे हम बात करें पुनर्जागरण की। पुनर्जागरण का अर्थ है एक तरह से पुनरुत्थान, यानी कि पुरानी रीति रिवाज, पुराने जो रूढ़ियाँ चली आ रही थी उससे उभरना, उससे नया, एक तरह से नया जन्म लेना, एक तरह से नया उद्भव करना पुनर्जागरण कहलाता है। इसको अंग्रेजी में हम रेनेसा कहते हैं या रेनाइसेंस कहते हैं, जिसका उद्भव हुआ था वेनिस के शहर, वेनिस, फ्लोरेंस, इटली, रोम, इन जगहों से इसका उद्भव होता था। आगे हम बात करें पुनर्जागरण की। इटली में इसको शुरुआत मानी जाती है 1300 से 1600 ईस्वी में इसका पुनरुत्थान माना जाता है। अर्थ के बारे में बात करें तो इन्होंने अर्थ इसमें बताया है कि पुनर्जन्म यानी कि पुनरुत्थान, दोबारा रीजनरेट। तो इस तरह से देखा जाए तो पुनर्जन्म किस किस का इसमें हम मान सकते हैं। पुनर्जागरण क्या था? तो पुनर्जागरण कला का, लेखन कला का, वास्तुकला का, शिक्षा का और संस्कृति का पुनर्जन्म। शास्त्रीय ग्रीस और रोमन की संस्कृति को जीवांत करने की कोशिश की गई। पुनर्जागरण अंत में इटली से यूरोप के बाकी हिस्सों में फैला। आगे हम इसमें देखें पुनर्जागरण के उदय के कारण, कॉजेज फॉर राइज ऑफ रेनेसा। भौगोलिक स्थिति, इसकी जो जोग्राफिकल दृष्टि से देखा जाए उसकी पोजीशन क्या थी। व्यापार में इटली की मुख्य भूमिका थी। नगरों का पुनरुत्थान हुआ जैसे फ्लोरेंस, वेनिस और रोम। नगर राज्य जैसे फ्लोरेंस और वेनिस की बात की जाए। अगला ओटोमन तुर्कों द्वारा कस्तूनिया पर कब्जा। ये सब इसके मुख्य कारण थे उदय होने के। ध्यान रहे, भौगोलिक स्थिति, व्यापार में इटली की मुख्य भूमिका थी उस समय, क्योंकि सेंटर में पड़ता था तो चारों तरफ से उसके समुद्र था, लगभग 3 तरफ से तो था ही, जिसके कारण
वो व्यापार के लिए मुख्य भूमिका निभा रहा था। नगरों का पुनरुत्थान हुआ वहाँ पर, जैसे फ्लोरेंस, वेनिस और रोम। और नगर जैसे फ्लोरेंस और वेनिस काफ़ी उभर गए थे। और ऑटोमन तुर्कों द्वारा कस्तूनिया, यानी कि जो कि इस समय बात की जाए तुर्क की, तो उस पर कब्जा हो चुका था। पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज ऑफ पादुआ एंड बोलोग्न। आगे हम बात करें, यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली में स्थापित हुए थे। तो इसमें चित्र में भी आप देख सकते हैं कि पादुआ विश्वविद्यालय और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र थे, यानी कि कानून की पढ़ाई के लिए। ये दोनों विश्वविद्यालय, ध्यान रहे, पादुआ और बोलोग्न विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र हैं। इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप वाणिज्य और व्यापार से संबंधित थे। आगे हम बात करें फ्रांसिस्को पेट्रार्क की। इनका नाम आप बहुत सुनेंगे बार बार। पेट्रार्क ने प्राचीन यूनान और रोमन लेखकों के गहन अध्ययन के महत्व पर बल दिया। रोम में राजकवि की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है। ध्यान रहे, पेट्रार्क को। मानवतावाद यानी कि ह्यूमैनिज्म। मानवतावाद यानी कि मानवता शब्द रोम के वकील और निबंधकार सिसरो ने संस्कृति के अर्थ में प्रयोग किया। विषय धार्मिक नहीं परंतु कौशल पर बल देते थे। मानवतावाद शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयोग होता था जो व्याकरण, कविता, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। यानी कि अगर हम बात की जाए मानवतावाद में क्या आता है, मानव के बारे में जानना, मानव के बारे में समझना, मानव की बात करना, ये सभी विषय मानवतावाद के अंतर्गत आएंगे। लेकिन पुनर्जागरण के समय मानवतावादी किन्हें कहा जाता था? उन अध्यापकों को जो व्याकरण यानी कि लिटरेचर, कविताएं, हिस्ट्री या नीति दर्शन विषय जैसे पढ़ाते थे। आगे हम बात करें फ्लोरेंस शहर की। फ्लोरेंस न केवल अपने धन के लिए बल्कि अपने नागरिकों के लिए भी जाना जाता था। दांते और ग्योटो ये दोनों इसी शहर में से उभरे हैं। जोटो की बात करें तो क्रक्सिफिकेशन और द स्क्रोवेगनी चैपल और चाइल्ड जीसस जैसी पेंटिंग इन्होंने बनाई हैं। दांते की सबसे प्रमुख कृति है दांते द डिवाइन कॉमेडी। ये एक कॉमेडी बुक है। और दूसरी इन्फर्नो। अब अरब के लोगों का विज्ञान और दर्शन में क्या योगदान था उसके बारे में बात करें। अल रज़ी की बात करें। अल रज़ी मध्ययुगीन विश्व कोश के लेखक हैं। और इब्न रशीद की बात करें, ब्रिजिंग इस्लामिक ट्रेडिशन एंड ग्रीक थॉट। इन्होंने एक कड़ी का काम किया है इस्लामिक ट्रेडिशन और ग्रीक विचारों में समन्वय बनाने में। इब्न सीना की बात करें तो ये बुखारा के एक अरबी थे, चिकित्सक और दार्शनिक थे। ध्यान रहे, इन तीनों के बारे में बताया, अल रज़ी, इब्न रुश्द और इब्न सीना। रेनेसा व्यक्ति, द रेनेसेंस मैन। रेनेसा व्यक्ति में अनेक रुचियां होती थी। एक ही व्यक्ति विद्वान, कलाकार, कूटनीतिज्ञ और धर्मशास्त्र हो सकते थे। यानी कि उस समय जो लोगों में प्रतिभा थी वो कूट कूट के भरी थी। एक व्यक्ति ये 4-5 चीज़ें जिनमें खूबियां थी वो हो सकता था। आगे हम बात करें लियोनार्डो दा विंची की। लियोनार्डो दा विंची एक प्रमुख कलाकार थे जो कि बहुत ही अच्छा कला का प्रदर्शन करते थे। इनकी कृतियां हैं द इन्वेंशन, किस तरह इन्वेंशन की इन्होंने ड्राइंग बनाई हुई है, द मोनालिसा, फ्लाइंग मशीन और विट्रूवियन मैन और द लास्ट सपर। द लास्ट सपर इनका काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है जिसमें जीसस क्राइस्ट अपने साथियों के साथ भोजन ग्रहण करते हुए दिखाए गए हैं। लास्ट सपर में आप देख सकते हैं। और द फ्लाइंग मशीन किस तरह है ये इन्होंने चित्र के माध्यम से दिखाई है, एक तरह से मॉडल बनाया है। विट्रूवियन मैन ये दर्शाता है कि किस तरह मैन अपने चरम में पहुंचता है और कर्म करता रहता है। अगली बात है माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो 1475 से और 1564 तक का इनका कार्यकाल है। इन्होंने सेंट पीटर चर्च के डोम की चित्रकारी करी और सिस्टीन चैपल में भी इन्होंने ये जो चित्रकारी आप देख सकते हैं इन्होंने ही करी। द पिएटा के मूर्तिकार जैसे कहते हैं स्कल्पचर
खुदाई कर करके, जैसे दीवारों पर नक्काशी कर करके ये चित्र को उकेरते थे, ये वो थे। एक तरह से हम इन्हें चित्रकार की जगह स्कल्पचर बोल सकते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार, वास्तुकार और फेमस थे ये आर्किटेक्ट। कलाकार और यथार्थवाद, स्कल्पचर एंड रियलिज्म। दानातोलो ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की। कलाकारों ने हूबहू आकृति बनाने में वैज्ञानिकों से सहायता ली। नरकंकालों का अध्ययन करने के लिए कॉलेज की प्रयोगशालाएं गए। तो ये सब बातें की गई हैं इसमें। इनका नाम है एंड्रियस वेसलस। इन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनुष्य शरीर की चीरफाड़ करके उनको देखा था कि शरीर में क्या क्या होता है। ध्यान रहे, एंड्रे वेसलस। यथार्थवाद की बात करें, रियलिज्म की, तो यथार्थवाद यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की है। चित्रों में रंगों के हल्के प्रभाव के उपयोग के कारण त्रियामी यानी कि ट्राइमेंशनल प्रभाव लेप चित्र में तेल के माध्यम से रूप में प्रयोग अधिक रंगीन और चटक प्रयोग किया गया है। रियलिज्म चीनी और फारसी का प्रभाव भी है इसमें। कलाकार और यथार्थवाद, यह शब्द आमतौर पर एक यथार्थवादी फोटोग्राफिक तरीके से चित्रित कलाकृति का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि कलाकार और यथार्थवाद क्या है। यथार्थवाद का अर्थ है जो चीज़ें सामने घट रही हैं उसको सामने प्रदर्शित करना। देखो, जैसे जिस प्रकार उस समय की स्थिति थी उसमें पेंटिंग के जरिए यथार्थवाद दिखाना, ये सभी यथार्थवाद का प्रदर्शन करती पेंटिंग्स हैं, उस समय की स्थिति। एल्बर्ट ड्यूरर चित्रकारों ने वास्तविक रूप में चित्रित किया और उनके चित्रों में रंगों के हल्के प्रभाव के उपयोग के कारण त्रियामी प्रभाव था। ये देखिए इनके चित्र। वास्तुकला की बात करें यानी कि आर्किटेक्ट की, रोम के अवशेषों का उत्खनन किया गया। नई रोमन शैली को शास्त्रीय शैली कहा गया। ये ड्यूमो, देखो आप इसको, जो ये पार्ट है इसको ड्यूमो बोलते हैं। वास्तुकला थी उस समय, लगभग इसी प्रकार की वास्तुकला प्रचलित थी। फिलिप्पो ब्रूनेलो ने भव्य गुंबद का परिरूप बनाया। फिलिप्पो ब्रूनेल्ली डिजाइंड ड्यूमो। माइंड मैप की बात करें तो पुनर्जागरण, अर्थ, कारण, प्रभाव। पुनर्जागरण में नगर राज्य जैसे फ्लोरेंस और वेनिस उभरे। और प्रभाव में किस किस का प्रभाव पड़ा? कला का, वास्तुकला और मूर्तिकला का। कारण में फ्लोरेंस और वेनिस। व्यापार में इटली की प्रमुख भूमिका और भौगोलिक स्थिति। उपविषय की बात करें तो इस समय प्रथम मुद्रित पुस्तकों की बात होती है, मनुष्य की नई कल्पना की बात होती है, महिलाओं की आकांक्षा की बात होती है। इस तरह ईसाई धर्म के अंतर्गत विवाद की बात होती है, कोपरनिकस की क्रांति की बात होती है तथा ब्रह्मांड का अध्ययन की बात की जाती है। तो ये 6 उपविषय की बात अब हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम मुद्रित पुस्तकों के बारे में। तो जर्मन मूल के जोहान्स गुटेनबर्ग ने पहले छापेखाने का निर्माण किया। 1455 में इस कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रतियां छापी। मुद्रण की तकनीक से यूरोप के व्यापारी और राजनयिक मंगोलों के राज दरबार में अपनी यात्राएं से परिचित हुए। 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिकी ग्रंथों, जिनमें अधिकतर लातिनी ग्रंथ थे, उनका मुद्रण इटली में हुआ था। 15वीं शताब्दी के अंत में इटली से की मानवतावादी संस्कृति का एल्प्स पर्वत के पार बहुत तेजी से फैलने के कारण वहां पर छपी पुस्तकों का वितरण हुआ। अब मनुष्य की नई संकल्पना, द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन। इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, व्यक्ति शक्ति और गौरव से बहुत ज़्यादा आकृष्ट थे। वेनिस के मानवतावादी फ्रांचेस्को बर्बरा ने अपनी एक पुस्तक में संपत्ति अधिग्रहण करने का विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की। लोरेंजो वला ने अपने पुस्तक ऑन प्लेजर में ईसाई धर्म द्वारा भोग विलास पर लगाई गई विशेषज्ञता की आलोचना की। मानवतावादी संस्कृति की विशेषता में से एक था मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना।
मानवतावाद का मतलब यह भी था कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर अन्य कई माध्यमों से अपने जीवन के रूप को दे सकता था। यह आदर्श इस विश्वास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा था कि मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है, जो कि तीन भिन्न भिन्न वर्गों जिसमें सामंती समाज विश्वास करता था कि विरुद्ध जाति हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे मनुष्य की एक नई संकल्पना, द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसमें निकोलो मैकियावेली अपने ग्रंथ द प्रिंस, जो कि प्रकाशित हुआ था 1513 के 15वें अध्याय में, मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखते हैं कि काल्पनिक बातों को याद यदि अलग कर दें और केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचें जो वास्तव में हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब भी मनुष्यों के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारों के बारे में जो जनता की नज़र में रहते हैं, तो इनमें अनेक गुणों देख सकते हैं जिनके कारण वह प्रशंसा या निंदा के योग्य बने हैं। उदाहरण के लिए, कुछ को दानी माना जाता है और अन्य को कंजूस। कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है तो अन्य को लोभी कहा जाता है। कुछ निर्दयी हैं तो कुछ दयालु हैं। एक व्यक्ति अविश्वसनीय और दूसरा विश्वसनीय। एक व्यक्ति पौरुषहीन और दूसरा कायर। दूसरा खूंखार है और साहसी है। एक व्यक्ति शिष्ट, दूसरा घमंडी। एक व्यक्ति कामुक, दूसरा पवित्र। एक निष्कपट, दूसरा चालाक। एक अड़ियल, दूसरा लचीला। एक गंभीर, दूसरा छिछोरा। एक धार्मिक, दूसरा संदेही, इत्यादि। मैकियावेली ये मानते थे कि यदि मनुष्य बुरे हैं और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सतत तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं संपूर्ण रह जाती हैं, मैकियावेली ने देखा कि इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है कि मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है। आगे बात की जाए महिलाओं की आकांक्षाओं की, तो पहला पॉइंट है इसमें व्यक्तिगता और नागरिकता के विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया। सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न पुरुषों का प्रभुत्व था उस समय। तीसरा पॉइंट है, यद्यपि विवाह में प्राप्त महिलाओं के दहेज को पारिवारिक कारोबार में लगा दिया जाता था, तथापि महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वह अपने पति को कारोबार चलाने में कोई राय दें। अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुणी का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। और अगला है, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी और उन्हें घर परिवार को चलाने वाले के रूप में देखा जाता था। अगला पॉइंट है, दुकानदारों की स्त्रियां दुकानों को चलाने में प्राय पुरुषों की सहायता करती थी। अगला है 7वां पॉइंट, वह कारोबार को उस स्थिति में संभालती थी जब उनके पति लंबे समय के लिए दूर दराज स्थानों को व्यापार के लिए जाते थे। व्यापारी की कम आयु में मृत्यु होने पर उसकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य होती थी। आगे हम देखते हैं कि महिलाओं की आकांक्षाएं क्या थी। कैसेंड्रा फेदले की बात की जा रही है, इसाबेल इस्ते की बात की जा रही है। फेदले ने, सबसे पहले कैसेंड्रा की बात करें, फेदले ने इस विचारधारा को चुनौती दी कि एक मानवतावादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। फेदले का नाम यूनानी और लातिनी भाषा के विद्वान के रूप में विख्यात था। उन्हें पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। फेदले वेनिस की उन लेखिकाओं में से थी जिन्होंने गणतंत्र की आलोचना स्वतंत्रता एक बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए की, जो महिलाओं की उपेक्षा पुरुषों की इच्छा का ज़्यादा समर्थन करती थी। इसाबेले दे इस्ता के बारे में बात करें तो इसाबेले दी इस्ते ने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। मंटुआ राज्य का राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, डिबेट्स विद क्रिश्चियनिटी। पहला है, 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दी में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों के अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए। उत्तरी यूरोप में मानवतावादी या मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया। दूसरा पॉइंट, उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए धर्म का पालन करने का आह्वान किया। अनावश्यक कर्म कांडों को त्यागने की बात की और यह कहकर निंदा की कि उन्हें एक सरल धर्म में बाद में जोड़ा गया है। वह मानव को एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता समझते थे, एक दूरवर्ती ईश्वर में विश्वास रखते थे। वह मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में
वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। चर्च का विरोध। चर्च का विरोध क्यों हुआ? प्रोटेस्ट अगेंस्ट चर्च। इंग्लैंड के टॉमस मोर और इरास्मस चर्च एक लालची और साधारण लोगों से लूट खसूट करने वाली संस्था है। ये किसने कहा? टॉमस मोर और इरास्मस ने। लोगों से ये धन ठगने में सबसे सरल तरीका है। चर्च को क्या कहा इन्होंने? धन ठगने का सबसे सरल तरीका। चर्च द्वारा लगाए गए करों को किसानों द्वारा विरोध। पादरियों का न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का दावा कॉन्टेस्टाइन के अनुदान नामक एक दस्तावेज में उत्पन्न है। मानवतावादी विद्वानों का यह मत है कि कॉन्टेस्टाइन का यह दस्तावेज असली नहीं था तथा परवर्ती काल में जालसाजी से तैयार किया गया। यह दस्तावेज संभवतः प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्टेस्टाइन द्वारा जारी किया गया। प्रोटेस्टेंटवाद सुधारवाद, यानी कि चर्चों में किस प्रकार सुधार किए गए उसे ही प्रोटेस्टेंट सुधारवाद कहते हैं। प्रोटेस्ट यानी कि प्रोटेस्ट करके सुधार लाना। मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं थी। व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास उसे स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता था। ईश्वर में पूर्ण विश्वास ही सम्यक जीवन पाने का मार्ग है। इस आंदोलन के कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप तथा कैथोलिक चर्च में अपना संबंध समाप्त किया। सुधारवाद आंदोलन के परिणाम क्या निकले? प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट मिल गई। इंग्लैंड के शासकों द्वारा पोप से अपने संबंधों का त्याग हुआ। राजा रानी इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। स्पेन और इटली में पादरियों द्वारा सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया गया। इग्नेशियस लोयोला द्वारा 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की गई। अब बात की जाए कोपरनिकस की क्रांति की, तो ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है। दूसरा विश्वास था कि पापों की अधिकता के कारण यह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, इसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। चौथा पॉइंट कहना था कि कोपरनिकस की घोषणा पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों से भयभीत थे, इस कारण अपनी पांडुलिपि द रेवोल्यूशन को प्रकाशित नहीं करा पाए। महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुए? सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के कार्य क्षेत्र, औपचारिक धर्म से संबंधित क्षेत्र, निजी क्षेत्र में परिवार और व्यक्ति का निजी धर्म, भाषा के आधार पर क्षेत्रों की पहचान। व्यक्ति की दो भूमिकाएं थी, निजी और सार्वजनिक। वह न केवल 3 वर्गों में से किसी एक वर्ग की सदस्य नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति भी था। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन वाला बटन ज़रूर आप देख लें, उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आने लग जाएं। तो अभी के लिए धन्यवाद।